हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके अंतर्गत में आता है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, ये अंतर्गत में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक स्टैटिक्स, ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये दो चीज है जो ये एक ब्रांच है साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या डील करते हैं, इसमें चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब यहां से दिख रहा है ना हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टैटिक चार्ज यानी कि रुका हुआ चार्ज जो एक जगह पर रुका है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में आएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि चार्जेस एट मोशन, ये फ्लो करता रहेगा, मोशन में रहेगा, मोशन करते हुए चार्ज को स्टडी करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। इसको लिख लेते हैं पहले। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। एट रेस्ट के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट इन मोशन। अब हमें ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ये हमें पढ़ना किसके अंतर्गत में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये है क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में आता है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसमें मोशन में। अब देखिए, अब हमें दो चीज यहां पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। आप भी बोल रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज तो बताया नहीं और उसके अलावा और कुछ बता रहे हैं। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इसका एक्चुअली में दो डेफिनेशन है। एक है केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन है और एक है फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है। लेकिन जो केमिस्ट्री के हिसाब से है वो ज्यादा अच्छा है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा वाला केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उससे कहां से डेवलप किया जाता है, क्या चीज है ये चार्ज एक्चुअली में है क्या। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि जैसे ये कोई सब्सटेंस है, एटम्स मान लो कोई एटम है, तो एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहां पे देख लेते हैं, पहले ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन उसके पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत फोर्स लगेगा और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इजिली निकल जाता है और यही डेवलप करता है किसी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव। तो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, यानी कि हमें टाइप्स भी मिल गया कि कितने प्रकार का है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये निगेटिव हो सकता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहां पे क्या हो गया, खाली जगह हो गया, यानी कि इसमें पॉजिटिव बढ़ गया होगा। यानी कि न्यूट्रल एटम जब होता है, न्यूट्रल एटम जब होता है तो उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, समझे। इसको नोट बना के लिख लेंगे, सेम नंबर, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि
पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम जो होते हैं उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर मूव करता रहता है। इसको नोट बना के लिख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम केमिस्ट्री के हिसाब से पहले पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही कारण बनता है वो चार्ज डेवलप करने के लिए। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बनेगा चार्ज। तो चार्ज टू टाइप्स का होता है। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, इतना नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अराइजेस ड्यू टू substance arises due to the loss or gain of इलेक्ट्रॉन ही उसका जिम्मेदार होता है ना बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइनस इसको नोटेशन देते हैं। तो ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस अराइजेस ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम में कौन जिम्मेदार हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, घूमता रहता है, वो सरफेस पे भी रहता है, वो इजिली रिमूव हो जाता है। तो उसके कारण से डेवलप होता है क्या, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो इसके टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। there are two types of charges। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव। चार्ज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमें एक तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, तो वो किस चीज से होगा, इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है उसके पास, तो वो पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो ये कब होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, पॉजिटिव चार्ज हम कब कहेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इसके पास वैकेंट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बच्चों, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज क्या होगा, दिस इज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन। जैसे देखो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, जैसे देखो समझो बात को कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों बराबर थे। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव जो था ना, इसमें पॉजिटिव था जो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोटॉन मैक्सिमम अमाउंट हो गया इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से, तब हम इसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे।
जैसे इसमें समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा होगी किसी एटम में तो वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा, और प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो इतना तक हम समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। अब इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद इसको नोट कर लेंगे। हम पढ़ेंगे फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है कि ए substance which produce electric field around it। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ ना, ये सब्सटेंस नहीं लिखने चलेगा। ये क्या होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इसका इससे उतना अच्छा क्लियर नहीं होता जितना कि केमिस्ट्री वाले से क्लियर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। तो और दो तरह का होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका हो गया रिपेल और ये क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिजिक्स के हिसाब से क्या था, ए सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, ये अराउंड इट वो करेगा। फिर ये क्या हो गया, इतना तक हम समझ गए। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे बच्चों, एक चीज और इसमें पढ़ना है कि कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जिसके थ्रू, कंडक्टर जाहिर है कि मेटल ही होगा, क्योंकि कोई भी एनी सब्सटेंस, ऐसे मान लीजिए कि substance which charge flow थ्रू इट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि कंडक्टर, कोई भी चीज को हम बोल रहे हैं कंडक्टर ही है, कंडक्टर है, यानी कि उसकी उसमें से क्या हो जाएगा, चार्ज को फ्लो हो जाएगा। और इंसुलेटर में क्या होगा, उसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, चार्ज कैनॉट फ्लो थ्रू इट। इसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, मतलब ये चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो हम दो चीज के बारे में जानकारी कर लिया हम लोगों ने, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन सभी की जानकारी के बाद अब हमें बाकी सब तो हो गया। अब हमें एक चीज और पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ही समझ रहे हो ना कि इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है और वो न्यूट्रल बॉडी के पास गया, मतलब चार्ज है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे एक ऐसे है, एक चार्ज बॉडी है प्लस 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 ऐसे, और एक न्यूट्रल बॉडी था, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल कोई बॉडी था, इसमें न्यूट्रल बॉडी था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा, लेकिन ये क्या हुआ कि पॉजिटिव जो हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने के कारण क्या हुआ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे देखो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ये प्लस प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, जैसे हम प्लस लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 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 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 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 प्लस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कोई भी अगर चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, ये है चार्ज बॉडी, है ये, और ये है न्यूट्रल बॉडी, ये है न्यूट्रल बॉडी। यहां पे क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शो करेगा यहाँ पे हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या होता रहता है कि इसमें ये चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी है, दोनों आया, तो ये फिर क्या अट्रैक्शन शो करेगा, तो अट्रैक्शन शो करेगा, तो इसमें हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन ए, पहले क्या किए थे, ये एक चार्ज बॉडी, when a charged body is brought near to the neutral body, where the redistribution in charge in neutral body, redistribution of charge in neutral body, that is called and attract, that is called electromagnetic induction. This process is called
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आगे क्या है बच्चों, आगे है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आगे है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें हम फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में है, इसमें तीन तरह का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें, एडिटिविटी इन इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एडिटिविटी इन इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ ये है क्वांटाइजेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एडिटिविटी इन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, क्या एडिटिविटी ये एक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो एडिटिविटी में हम समझते हैं पहले कि एडिटिविटी में क्या होता है। फर्स्ट वाले को समझ लें अभी। तो फर्स्ट वाले में अगर मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, तो यहाँ पे है इसमें कितना 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे है -5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे है कितना 4 कूलम का है, यहाँ पे है कितना मान लेते हैं 2 कूलम का, ठीक है 2 कूलम। फिर से तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिटिविटी अगर हम ओवरऑल देखें ओवरऑल चार्ज को, तो ओवरऑल चार्ज इस सिस्टम पे कितना होगा, तो क्यू नेट अगर हम देखेंगे तो हम क्यू नेट के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे यानी कि जो जिस साइन के साथ है उसको हम ऐड कर देंगे। 2 -5 प्लस में 4 फिर प्लस में 2, तो कितना हो गया, पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 4 6 6 2 8 -5 कितना हो जाएगा 3 कूलम का। इस पर क्या हुआ, क्यू नेट चार्ज हुआ। क्यू नेट चार्ज कितना हो गया 3 कूलम का। यानी कि इस सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, ये एडिटिव नेचर शो करता है कि कहीं कहीं कुछ चार्ज है, तो उसको हम पूरा सिस्टम को हम नेट चार्ज अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं, ऐड करके हम पूरे चार्ज पे पूरे सिस्टम पे कितने चार्ज हैं वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एडिटिविटी इन इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब देखिए, अब सबसे अच्छा है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है कि कंजर्वेशन में होता है कि जैसे हम कोई कंजर्व होता है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ बहुत सारे कंजर्वेशन पढ़े होंगे, तो इसमें क्या है कि कंजर्वेशन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही वाला है सिस्टम ये मतलब। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये क्या होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको। मतलब ये इतना बेसिक प्रॉपर्टी है, इतना छोटा है कि इसको हम जैसे एनर्जी को भी हम लोग कहते हैं ना कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऐसे करके, तो उसी तरह से ये है इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि हम इसको एक दूसरे जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए क्वांटाइजेशन में क्या होता है, क्वांटाइजेशन में होता है इसमें कि क्वांटाइज्ड है ये, मतलब कि इंटीजर के फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एनी। चलिए हम इसको हम सबको अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या हो गया, सेकेंड वाले में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है कि चार्जेस कांट बी, अच्छा उस तरीके से लिखते हैं क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्जेस नाइदर बी
created nor destroyed, but charges transfer from सिस्टम लिख सकते हैं, बॉडी के अलावा यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें चार्जेस में क्या हुआ, चार्जेस का ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये क्या है कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इसमें एक चीज और हम लिखेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। Charge of an isolated system देखिए, इसमें दो पॉइंट है हमारे पास। दो पॉइंट क्या है कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतना बेसिक है कि इसको हम डिस्ट्रॉय ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बस एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। एक चीज और हमने क्या बोला कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जैसे कि इसमें कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम जो बंद हो। जैसे आइसोलेटेड थर्मस प्लस होता है कि जिससे टेम्परेचर आइसोलेट रहता है, वो ठंडा रहा तो ठंडा ही रहेगा, बहुत देर तक ठंडा रहता है। तो ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, उसी को करेंगे। तो उसमें क्या होगा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, है ना। अब हम अगले पे आते हैं, इसमें क्वांटाइजेशन पे। तो क्वांटाइजेशन पे आने से पहले क्या करें, क्वांटाइजेशन इसको मिटाते हैं ना। वो क्या था, तीसरा नंबर वाला क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वांटाइजेशन किसको कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसका एक फॉर्मूला जो आता है, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, Q इक्वल टू NE। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये क्या होता है क्वांटाइजेशन, उसके बाद समझते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो टोटल चार्ज का बॉडी तो एडिटिव था, फिर सेकंड में क्या था हमारे पास, पहले वाले में एडिटिव था, उसके बाद क्या था कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या हुआ कि क्वांटाइज्ड है, मतलब कि अगर हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मतलब कि नंबर के फॉर्म में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि उसमें कुछ फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में भी आता है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी is quantized मतलब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जब भी ये ट्रांसफर होगा ना तो Q N E में ही होगा, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, E इज द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज, और ये है नंबर। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तभी हम
चार्ज का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन वो जब ट्रांसफर होगा तो वो क्वांटाइज्ड वे में होगा, मतलब कि एक नंबर के फॉर्म में होगा। समझ रहे हो? तो नंबर n क्या क्या होगा यहाँ पे? n जैसे देखो n होगा क्या, +-1 लिख दो, +-2 +-3 ऐसे ऐसे करके सो ऑन। तो n क्या है? n नंबर है, नंबर के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो? तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, charge is transferred from one body to another body is integral multiple of the electrons, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, कुछ भी बोल दो इसको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऐसे। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा। पहला चीज क्या पढ़ा था हमने कि एडिटिविटी नेचर होता है। एडिटिविटी के कारण क्या होता है? ऐड होता है। एक टोटल सिस्टम पे हम लोग उसको अगर रखें तो सभी को हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। फिर उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा कि उसमें क्या था? कंजर्वेशन में क्या पढ़ा कि उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। लेकिन फिर तीसरा आया कि जब वो ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा? तो वो क्वांटाइजेशन देता है। कैसे ट्रांसफर होगा? तो Q इक्वल टू हमेशा NE पे ट्रांसफर होगा। जैसे कैसे? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, है ना? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, हम लोग अब क्वांटाइजेशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वांटाइजेशन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? द पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द वूल टू पॉलिथीन इज। अब इसमें पूछ रहा है कि वूल से और किसको रब किया गया है? पॉलिथीन और वूल को रब किया गया है, और पॉलिथीन और वूल को रब करने से किस पे कितना ट्रांसफर हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन इज। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है? चार्ज दिया गया है, यानी कि ये क्या हो सकता है? ये Q दिया गया है ना बच्चों? ये Q दिया गया है। तो Q कितना है हमारे पास? 4 × 10⁻⁷ कूलम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। Q इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास क्वांटाइजेशन से हमने क्या सीखा था? Q इक्वल टू N × E, जहां पे E क्या था? E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होते हैं इसमें, है ना? इसमें इतने चार्ज होते हैं। अब जैसे देखो Q कितना दिया है हमारे पास? अब इसके जगह पे रख दो Q के जगह पे 4 × 10⁻⁷ ये रख दिए। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इधर भी कूलम है, उधर भी कूलम है, तो 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ से ये हो गया। अब हम n निकालना चाह रहे हैं, तो n निकालना चाह रहे हैं, तो ये इधर चला आएगा 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹ दोनों कूलम में ही है, ये भी। तो ये नंबर है तो नंबर का यूनिट नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसको ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा? ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये प्लस में
यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 12 में कितने हैं आंसर? 2 हैं। तो दोनों में से कोई एक होने वाला है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बच गया। इतना तो हो गया 40 डिवाइडेड बाई 60। तो 40 डिवाइडेड बाई 60 इसको हम लोग कर लेंगे। तो देखो इसको हम लोग ऐसे ऑटोमेटिकली कॉट करके देखते हैं। तो 16 टू जा 32, तो 32 के अराउंड में आएगा, यानी कि 1.5 वाला तो होगा नहीं, यानी कि आंसर क्या होने वाला है ये। तो ऐसे करके बना सकते हैं, है ना। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऐसे करके बनाएंगे तो हम इजिली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्वांटाइजेशन पे ही है। Q इक्वल टू एन वाले पे फार्मूला पे है ना। Q इक्वल टू एन ई, तो Q इक्वल टू एन ई वाले पे ही है। तो इसमें 1 कूलम चार्ज कितना उस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे Q कितना है बच्चों? Q हो गया 1 कूलम, 1 से यही दिया गया है ना। और हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें पूछा क्या जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इक्वल टू हमारे पास N पूछा जा रहा है, N इक्वल टू व्हाट, और E हमारे पास दिया हुआ है क्या? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम इसके फॉर्मूला पे इसको पुट करके इसको बनाएंगे, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 कूलम, 1 कूलम हो गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू N और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, आगे हार्ड क्वेश्चन आगे आएगा। ये कूलम से ये कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग? तो ये तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19। ये इतना आ गया हमारे पास। अब देखो इसको, यानी कि इसको हम 100 कर लेते हैं। 100 बाई 6 इंटू, यहाँ पे एक कम कर देंगे 18। अब देखो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतना नंबर, दिस इज अ ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है। ये क्या है? नंबर ऑफ ए बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बच्चों? Q इक्वल टू एन ई पढ़े है ना अभी। Q इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि E क्या था हमारे पास? E क्या था? E इलेक्ट्रॉन था। इस पे कितना रहता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज इस पे होता है। ये क्या है? N क्या होता है? N इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये इंटीजर्स है। अब Q क्या होता है? Q इज अ चार्ज जो कि हमें दिया गया है। ए बॉडी हैज 18 माइक्रोकूलम, ए बॉडी हैज 18 माइक्रोकूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन फाइंड द अब चलो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? Q दिया गया है। Q कितना है बच्चों? Q हमारे पास दिया गया है, Q इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। अब इसको 80 और माइक्रो को हम क्या कर लेंगे? माइक्रो को 10 टू द पावर माइनस 6 होता है।
क्यों? क्योंकि देखो माइक्रोस्कोप हो गया तुम्हारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रो में आता है। तो हम लोग माइक्रो वर्ड से हमें परिचित होना चाहिए और 10⁻⁻⁶ याद रखो, है ना। तो Q इक्वल टू NE, हमें तो N फाइंड आउट करना है बच्चों, N फाइंड आउट करना है। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना होता है। अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं और आंसर निकालते हैं, है ना। Q इक्वल टू NE, Q की जगह पे कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻6, N हमें फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि N इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इसको वो कर लो, कैंसिल आउट कर लो। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये 80, ये 1.6 है ना, तो इसको 16 कर देते हैं। 16 कर देने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 कर देने से ऊपर में एक 10 आ जाएगा, ये सब कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहे हैं। 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻6। अब देखो 10⁻⁻19 है ये, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। चलो पहले तो देखो ये कैंसिल आउट कर लो, ये 5 से चला गया। अब देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे देखो 5 इंटू में 10 है, तो 10 को 10 ही रहने दो, ठीक है। 10 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ये वाला ऊपर आएगा 10⁻⁻19 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19, यानी कि ओनली 19, तो 19 और ये वाला 10, तो 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 6 14 इंटू 10⁻, प्लस में 14, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर से n की वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास? 5 इंटू 10⁻14, n की वैल्यू हमारे पास इतना निकल के आएगा, 5 इंटू 10⁻14। कैसे आज पता चला? देखो हम इसको ऊपर लेके चल जाते, हम ऐसे जनरली भी इसमें माइंड लगा सकते थे कि 80 इंटू 10⁻⁻6 है ऊपर में, तो इसको हम अपने मन से भी काट सकते हैं। जैसे ये ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है, 10 चला गया, जाने दो, और ये 5 टाइम्स में 80 खत्म हो गया। अब ये ऊपर गया, तो ये 19 था, तो ये प्लस में चला जाएगा। अब प्लस के बाद एक और एक 0, तो 20 हो गया, तो 20 माइनस 6 हो गया, 20 माइनस 6 14 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। जो ऑप्शन रहेगा उसको हम टिक कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, और चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, एडिटिव नेचर था, और भी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो कूलम्स लॉ है। तो हम अब कूलम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ, अब देखिए कूलम्स लॉ होता क्या है? कूलम्स लॉ क्यों, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, कूलम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और वो उन्होंने एक लॉ दिया। जैसे हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज एक क्या था? प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या कर रहा था? एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। ये इसके कारण से ये दोनों चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। या फिर जो अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव ले तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये रिपेल कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू ले ले एक जगह पे, और यहाँ पे माइनस क्यू ले ले, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट है, और यहाँ पे रिपेल है।
रिपेल। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल जो कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है, इसको लॉ दिया इन्होंने कि ये कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या फिर ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कारण से हाँ एक चीज और हम देख लेते हैं कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव था तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस माइनस होगा फिर भी रिपेल करेगा वो, और प्लस और माइनस होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो यहाँ पे था ये एक था जो हमने नहीं देखा था, तो ये भी रिपेल करता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोले थे, कूलम्ब्स लॉ कि इन दोनों का जो चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज है वो कितने से रिपेल करेगा किसी को, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या दिया था, फोर्स का फॉर्मूला दिया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि F जो है फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों का Q1 और इनटू में Q2, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या बताया कि जो फोर्स है वो कैसा रहता है, वो डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस से क्या होता है, आर स्क्वायर से होता है। यही हम इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से, इसको कूलम्ब्स लॉ को, कि F कूलम्ब्स ने बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दोनों चार्ज के, और F आर स्क्वायर इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां तक समझ लिए कि ये है। तो फिर जाहिर है कि इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक K आता है, तो K आता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये हमारे पास आ जाता है फोर्स। हाँ एक चीज यहाँ पे भी देखते हैं कि जैसे कि जो फोर्स होगा ना, फोर्स होगा तो ये एक चीज और उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होगा ये इधर की ओर ही रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक ही लाइन पे ही अट्रैक्ट करेगा, ये इसी लाइन पे ही अट्रैक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है ना उसी पे वो क्या करेगा, उसी पे वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर कर दिया, इधर कर दिया, कहीं ऐसे रिपेल कर दिया, वो कर दिया, लाइन ज्वाइनिंग पे ही रिपेल करता है। तो ये बात है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे K जो है, K है जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू कूलम्ब कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू इतना होता है K की। फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस और एयर भी मान सकते हैं इसको, फॉर फ्री स्पेस और एयर दोनों में ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये चेंज होता है।